सभी को नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जो हमारे दिसंबर 2025 का जो फॉर्म था यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसके लिए बड़ी उपयोगी होगी, जिसकी परीक्षा जनवरी में संभावित है जहां तक मेरा अनुमान है। और आने वाले मध्य प्रदेश के सहायक प्राध्यापक पदों के लिए भी ये प्रश्न और इन प्रश्नों की व्याख्या बड़ी ही आवश्यक होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी के समक्ष इस कक्षा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा नाम कपिल योगी है और निश्चित तौर पर हम इस श्रृंखला में सहायक प्राध्यापक और यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या के माध्यम से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है और आप सभी से निवेदन भी है कि ये मेरा समर्थन करें और इस कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करें। नमो नमः। और प्रारंभ करते हैं हम इस कक्षा को। देखिए, आप सभी देख पा रहे हैं आपके समक्ष ये जो प्रश्न पत्र लगा हुआ है, ये आदरणीय सर्वज्ञ भूषण द्वारा संपादित, आचार्य सर्वज्ञ भूषण द्वारा संपादित संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। व्याख्याता इसका नाम है और दिसंबर 2019 का ये प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट जेआरएफ का, संस्कृत 25 कोड का। इस दिसंबर 2019 वाले प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों की व्याख्या के साथ साथ आचार्य जी ने इसके ऑप्शन से संबंधित व्याख्या भी इस पुस्तक में आपको दे दी है। बड़ी ही सहायक पुस्तक है ये सफलता के लिए। तो बिना विलंब प्रारंभ करता हूं और आप सभी से अनुमति पाना चाहता हूं। पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा कि अनुकरण सिद्धांतस्य समर्थकः मुख्यतया अस्ति। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को जानते होंगे, इसका जवाब अरस्तु है, लेकिन व्याख्या बड़ी ही रोचक है इनकी। कैसे, देखिए आइए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है, प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी काव्य को अनुकरण सिद्धांत पर आधारित स्वीकार किया है। यहां आप एक बात पर ध्यान देंगे बात यह है कि भाई यहां प्लेटो की तरह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि प्लेटो की तरह, इसका मतलब प्लेटो भी अनुकरण सिद्धांत के समर्थक है और प्लेटो की तरह ही अरस्तु ने भी अनुकरण सिद्धांत को स्वीकार किया। तो हमारे एक प्रश्न के साथ साथ दूसरा प्रश्न तैयार हुआ कि अनुकरण सिद्धांत के समर्थक प्लेटो भी हैं और अरस्तु भी हैं। अब यहां पर दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन चूंकि ए और डी ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमें ए ऑप्शन चूज करना पड़ा। लेकिन जिन्होंने डी ऑप्शन चूज किया होगा निश्चित तौर पर उनका विकल्प भी सही हुआ होगा और यहां पर दो विकल्प आयोग ने जो है सही माने होंगे, मेरे जहां तक अनुमान है। अब इसलिए वह भी कलाकारों की तरह कवि को भी अनुकर्ता कहता है। प्लेटो का कहना है या अरस्तु का कहना है कि जो कलाकार हैं, उन कलाकार जो, जैसे हमने पढ़ा है कि भाई अवस्थानुकृत नाट्यम की अवस्था जो है, अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है। यानी कि कलाकार जो अवस्था का अनुकरण करते हैं वह नाटककार कहलाते हैं और उनके द्वारा अवस्था का अनुकरण करना नाट्य कहलाता है। तो इसी को आधार मानकर अरस्तु का कहना है कि अनुकर्ता कवि भी होता है। यानी कवि जो होता है, कवि पोएट, वह भी अनुकरण ही करता है। ये किसका मानना है? अरस्तु का और उनके गुरु प्लेटो का। अब अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो से अनुकरण, अब अनुकरण का दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे, मिमेसिस। क्या? मिमेसिस जो है ये अनुकरण का दूसरा नाम है, जिसे हम मैं कहूंगा कि ये ग्रीक या फिर दूसरी कोई भाषा होगी जिसमें से मिमेसिस यानी मिमिक्री जो है ना, वो मिमेसिस से ही मिलके बना हुआ है। जैसे यदि मैं यहां पर लिखूं मिमिक्री, तो मिमिक्री जो शब्द है यह मिमेसिस से ही मिलके बना हुआ है। तो ये मिमेसिस का मतलब क्या हुआ, इसे आप याद रखिएगा, मिमिक्री। इसका अर्थ क्या हुआ? मिमिक्री।
और मिमिक्री का अर्थ क्या हुआ मित्रों? मिमिक्री का अर्थ हुआ अनुकरण। मिमिक्री का अर्थ होगा अनुकरण। यहां पर ये बात आपको जो है निश्चित तौर पर सटीक रूप से समझ आई होगी। अब हम इस व्याख्या में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रश्न का निर्माण कर सकता है भावी परीक्षा में। अब उनकी मान्यता कला अनुकरण है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, लेकिन उनकी व्याख्या उसने अलग ढंग अपने ढंग से की है और कहा है कि जो कलाकार है उसकी जो प्रकृति है वह गोचर वस्तुओं का नहीं वरन प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का भी अनुकरण करता है। ये बात अलग हो गई, अब छोड़ो। प्लेटो एवं अरस्तु की अनुकरण विषयक मान्यताओं में मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि प्लेटो ने अनुकरण का विषय बाह्य प्रकृति की वस्तुओं को माना है और जबकि अरस्तु ने गोचर वस्तुओं के अस्तित्व के आधारभूत रूप में निहित प्राकृतिक नियमों का अनुकरण किया है। मेरा मानना है कि प्रश्न जो बन सकते हैं उनकी चर्चा हमने कर ली। अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है, यहां पर अगला टॉपिक है आपका ये वाला, अरस्तु अपने ग्रंथ पोएटिक्स। अब यहां पर एक प्रश्न बन जाता है कि भाई अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या है? अरस्तु के ग्रंथ का नाम है पोएटिक्स। पोएटिक्स किसका ग्रंथ है? पोएटिक्स जो है ये अरस्तु का ग्रंथ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको मिमिक्री और मिमेसिस का बताया कि कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप याद रख सकते हैं चीजों को। हम इस कक्षा में 10 प्रश्नों को देखेंगे और यदि इस वीडियो पर आपका सपोर्ट होता है अच्छा खासा, तो निश्चित तौर पर 5 से 6 पेपर हम सोल्व कर लेंगे अपनी परीक्षा तक, और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न पत्रों का मतलब है केवल 500 प्रश्नों की अपेक्षा हम कई प्रश्नों के बारे में समझेंगे, केवल 500 प्रश्न नहीं। जैसे अभी तक हमने 3 से 4 प्रश्न सोल्व कर लिए। एक तो मिमेसिस का मतलब मिमिक्री है, और यह सिद्धांत मिमेसिस का सिद्धांत जो है ये प्लेटो का है, अरस्तु का है। मिमिक्री शब्द से मिमेसिस शब्द बना हुआ है। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। और फिर हमने पढ़ा कि अरस्तु अपने एक पुस्तक पोएटिक्स में कहता है, मतलब पोएटिक्स जो है वो अरस्तु का ग्रंथ है। अब यहाँ इस प्रकार के कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी इस कक्षा को लाइक करें, हाइप भी कीजिएगा। आप हाइप करते हैं तो मेरी वीडियोस को या फिर रिकमेंड करेगा यूट्यूब, और मुझे थोड़ा उत्साह जो है फील होगा, और मैं आपके लिए इस प्रकार की आगे की कक्षाओं को और आगे बढ़ाऊंगा। अब क्या कहता है भाई अपने ग्रंथ पोएटिक्स में? क्या कहता है कि कविता केवल अनुभवजन्य घटनाओं का अनुकरण नहीं है, यानी कि कविता केवल वो नहीं है जिसमें व्यक्ति अपना अनुभव जो है उन्हीं का वर्णन करता है, अभी तो कविता की दुनिया अनुभव की दुनिया की अपेक्षा अधिक बोधगम्य है। जहां प्रकृति सफलता प्राप्त नहीं करती वहां कवि सफलता प्राप्त करता है। ये बात तो बड़ी रोचक है कि जहां प्रकृति सफलता प्राप्त नहीं करती वहां कवि सफलता प्राप्त करता है। भाई कवि अपनी किताबों में आकाश में भी कमल खिला सकता है, कवि अपनी किताबों में ईश्वर को रुला सकता है, कवि अपनी किताबों में प्रधानमंत्री को गरीब बना सकता है। भाई कवि क्या नहीं कर सकता? कवि प्राकृतिक नियमों से भिन्न है। आपने पढ़ा होगा नियतिकृत नियम रहिताम, यही विचारधारा हमारे आचार्य मम्मट की है कि नियति के बनाए हुए नियमों से रहित है क्या? कवि की प्रकृति, कवि की जो रचना है, कवि का जो काव्य है वह ह्लादे कमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम मादती भारती कविर जयति। जो कवि की भारती है, जो कवि की सरस्वती है, जो कवि की बुद्धि है, वह तो इस नियति के नियमों से बड़ी भिन्न है। अब इस बात को समझेंगे, वही बात यहां पर अरस्तु कह रहे हैं कि भाई पोएटिक्स में, अपने पुस्तक पोएटिक्स में वो कह रहे हैं कि कवि की जो प्रकृति है वह नियति के नियमों से भिन्न है, वह नियति के नियमों में बंधी हुई नहीं है। वह प्रकृति द्वारा जहां सफलता प्राप्त नहीं कर सकती वह कवि सफलता प्राप्त कर सकता है। ये बात हमारे मम्मट भी कह रहे हैं और ये बात अरस्तु भी कह रहे हैं।
और यही कारण है कि हमारे पाठ्यक्रम में प्लेटो की जगह अरस्तु का नाम लिखा हुआ है। प्लेटो की जगह हमारी पाठ्य पुस्तक में अरस्तु का नाम है। मैं तो सीधा सा उसका यही कारण मानता हूं। अब हो सकता है इसी वजह से अरस्तु सही उत्तर माना गया है। अब आगे पढ़ते हैं। अरस्तु ने अनुकरण के लिए एकमात्र आधार मानव जीवन को स्वीकार किया है। उसके अनुसार मानव जीवन की वह प्रकृति है जिसका अनुकरण कला करती है। मानव जीवन क्या है? मानव जीवन ही वह प्रकृति है जिसका अनुकरण कला करती है। अब अरस्तु का मत है कि कलाकारों को वस्तुओं की 3 स्थितियों में से किसी एक का अनुकरण करना चाहिए। जैसी वह थी या है, जैसी वह कही या समझी जाती है, जैसी वह होनी चाहिए। अब अरस्तु के काव्य एवं इतिहास के विवेचन से भी अनुकरण के इसी तथ्य का बोध होता है। अब ये बात अलग हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि हम प्रश्नों को निकालें। हमें परीक्षा उन्मुखी कार्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसका जवाब क्या हो जाएगा? अनुकरण सिद्धांत का प्रवर्तक यदि मूल रूप से हम कहें तो अरस्तु को मानना चाहिए निश्चित तौर पर। व्याख्या पढ़ने के बाद, व्याख्या जैसी हमने पढ़ी तो हम इस पर आश्वस्त हो गए कि ये जवाब निश्चित तौर पर जो है सही होना चाहिए। और अब किसी भी प्रकार का थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। आशा करता हूं मेरा ये व्याख्यान आपको अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपको मेरा ये व्याख्यान जो है अच्छा लग रहा हो तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कक्षा को अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि मैं प्रोत्साहित हो पाऊं। चलिए आइए अब हम अगली जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में आप सभी के समक्ष जो मैं चर्चा रखने वाला हूं वो बड़ी ही रोचक होगी। अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत सहोदरापि मतलब अमृत की बहन होने के बावजूद जो कटु विपाका, बड़ी कड़वी हो। अमृत तो बड़ा मीठा कहा जाता है कि भाई विष जितना कड़वा है उससे कई गुना मीठा अमृत है। और अमृत की बहन होने के बावजूद जहां से अमृत उत्पन्न हुआ क्षीर सागर से, वहीं से माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई। अब जहां से अमृत उत्पन्न हुआ वहीं से माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी यहां पर कौन बात कर रहा है? सुकनास कह रहा है कि भाई ये जो लक्ष्मी है ना, ये अमृत के उदर से, अमृत के माता जी के उदर से उत्पन्न हुई। ऐसा ले लो आप इसका अर्थ कि अमृत सहोदरापि कटु विपाका लक्ष्म्या शुकनाशोपदेशे वर्णनम इदम। इस प्रकार, या फिर आप इसको ले लीजिए कि अमृत के से की सहोदरा होने के बावजूद जो बड़ी कटु हो वह कौन है? लक्ष्मी की बात चल रही है भाई। सुकनास जो है अपने उपदेश में किसको पढ़ा रहा है? चंद्रापीठ को। चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे हैं ना। चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मी से बचकर रहे ना, ये अमृत की सहोदर है, अमृत की बहन है, लेकिन इसको अमृत जैसा मत समझना, ये बड़ी कटु है, बड़ी कठोर है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं और व्याख्या में गुरुजी ने क्या लिखा है। चलिए देखिए, बाणभट्ट की सर्वोत्कृष्ट कृति कादंबरी है, हम सभी जानते हैं। यहां पर कादंबरी, अब यहां पर एक प्रश्न बन गया कि कादंबरी किसकी रचना है? कादंबरी रचना है बाणभट्ट की, जो एक क्या है? एक गद्य काव्य है। आप देखिएगा कितने प्रश्न निकलते हैं। यह ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में लिखा गया है। यह ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में लिखा गया है। पूर्व भाग महाकवि बाणभट्ट की रचना है और उत्तर भाग उनके पुत्र पुलिंद भट्ट और या फिर भूषण भट्ट की रचना है। कितने प्रश्न कवर हुए? आप बताइए कितने प्रश्न कवर हुए यहां पर? भाई बाणभट्ट की सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है? कादंबरी। भाई कादंबरी कैसा काव्य है? कादंबरी गद्य काव्य है। भाई कादंबरी कितने भागों में विभक्त है? भाई 2 भागों में विभक्त है, एक तो पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। बताइए पूर्व भाग में महाकवि बाणभट्ट, पूर्व भाग किसकी रचना है? बाणभट्ट की। बताइए पूर्व भाग
के बाद उत्तर भाग क्या बाणभट्ट ने लिखा? नहीं। जिस प्रकार पूर्व भाग बाणभट्ट की रचना है, उस प्रकार उत्तर भाग क्या बाणभट्ट की रचना है? नहीं। किसकी रचना है? उनके पुत्र पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट की रचना है। बताइए, कादंबरी के प्रारंभ में प्रस्तावना के रूप में कितने श्लोक हैं? तो आपको बताना होगा कि महाशय, कादंबरी की प्रस्तावना में जो श्लोक है उनकी संख्या 20 है। मंगलाचरण भी है इसमें और सज्जन की प्रशंसा भी इसमें है। देख लो कितने प्रश्न निश्चित हो रहे हैं यहां से। संपूर्ण कृति चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों पर आधारित है। प्रश्न नंबर कितने प्रश्न बने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिल गए। और एक प्रश्न जो ऊपर है वह तो है ही। ये सामान्य परिचय से ही इतने प्रश्न बन गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या निश्चित तौर पर इस प्रकार की पुस्तक का पाठ आपको नहीं करना चाहिए? क्या इस प्रकार की कक्षा का समर्थन आपको नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर करना चाहिए। लाइक कीजिएगा ताकि आने वाले 17 से 18 पेपरों पर हम इसी प्रकार से गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तक के आधार पर विवेचन आप सभी को प्रस्तुत कर सकें। मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। अब चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है इस पुस्तक में। किसमें? कादंबरी में। तारापीठ का पुत्र चंद्रापीठ था। क्या ये प्रश्न नहीं हुआ? तारापीठ के पुत्र का नाम क्या था? निश्चित तौर पर प्रश्न है। बताइए, तारापीठ का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? वह सुकनास था। और सुकनास के पुत्र का नाम क्या था? वैशंपायन था। क्या ये प्रश्न नहीं हुआ? निश्चित तौर पर हुआ। क्या यथा समय राजकुमार चंद्रापीठ के राज्य युवराज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ हुई और इसी समय सुकनास ने चंद्रापीठ को, राजकुमार चंद्रापीठ को जो उपदेश दिया वही सुकनासोपदेश है? क्या ये कथन सही नहीं है? निश्चित तौर पर ये पूरा कथन सही है। तो ये लो साहब, आप अपने सजेशंस भी इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं उसके अनुसार अपनी भाषा, अपनी भाषा की टोन या फिर अपनी भाषा की तीव्रता, फ्रीक्वेंसी के में उतार चढ़ाव जो हो रहा है, यदि आप मुझे सजेशन देंगे तो मैं उसमें सुधार करूंगा। अगर ये सही है तो निश्चित तौर पर आप सही कीजिएगा और यदि नहीं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अपने मंतव्य जो आपके हृदय में इस कक्षा को देखते समय उमड़ रहे हो, निश्चित तौर पर कमेंट में बताइएगा। उन्हें पढ़कर या तो मैं गदगद हो जाऊंगा या तो निराश हो जाऊंगा। दोनों में से एक बात होगी। प्रिय मित्रों, कर दीजिएगा। अब देखिए, राजकुमार चंद्रापीठ को जो उपदेश दिया गया वही सुकनासोपदेश कहलाया। सुकनासोपदेश इसलिए कहलाया क्योंकि सुकनास ने इसका उपदेश दिया था। वही मंत्री सुकनास ने राजकुमार चंद्रापीठ को लक्ष्मी के अवगुणों के विषय में बताया कि परस्पर विरुद्धं चेन्द्र जालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। इस प्रकार क्या कहते हैं, ये लक्ष्मी इंद्रजाल, इंद्रजाल किसको कहते हैं? जादू ही तो इंद्रजाल है। जादू के समान परस्पर विरोधी बातें दिखाती हुई जगत में अपना चरित्र प्रकट करती है। तथा ही सततम ऊष्माणाम उपजन्य यनन्त्यपि जाड्यम उपजनयति। मतलब निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करती है और जड़ता भी उत्पन्न करती है। कौन? क्या ये पंक्तियां लक्ष्मी से संबंधित हैं? ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई? क्या ये प्रश्न नहीं बन सकता? इंद्रजाल अमिव किसे कह दिया? क्या ये प्रश्न नहीं बन सकता? इंद्रजाल की तरह कौन है? इंद्रजाल के समान विरोधी बातें कौन दिखाती है? इंद्रजाल के समान अपना चरित्र कौन रखती है? तो लक्ष्मी रखती है। क्या ये लाइन आपसे नहीं पूछी जा सकती? पूछी जा सकती है मित्रों। संपूर्ण ग्रंथ यदि ना पढ़ पाए तो क्या हुआ, हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। क्या हम इतना नहीं कर सकते? हम निश्चित तौर पर इतना कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पर इतना कर सकते हैं। आइए, जो इस कक्षा से जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि इस कक्षा में हम संस्कृत 25 कोड से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और ये दिसंबर 2019 का पेपर है। अब ये इतनी लाइनें लिखी हैं कि उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभावता को प्रकट करती है। समुद्र से उत्पन्न हुई भी तृष्णा को बढ़ाती है। भाई समुद्र से उत्पन्न हुई तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। ये लाइन किसके लिए है?
तोय राशि, तोय राशि मतलब जलम राशि, तोय राशि जलम राशि, बात एक ही है। अब तोय राशि नहीं समुद्र से उत्पन्न हुई है, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। समुद्र कितना विशाल होता है, अरे समुद्र के अंदर तो हीरे माणिक्य जवाहरात इत्यादि कई कितने ही हैं, कितने ही विश्व उसके अंदर घुसा दो भाई कम है। लेकिन फिर भी जिसके पास अथाह जल हो, जिसके पास संपूर्ण संसार को अपने अंदर समाहित कर लेने की शक्ति हो, ऐसे पिता की संतान होकर भी ये तृष्णा को बढ़ाती है, ऐसे पिता की संतान होकर भी ये तृष्णा को बढ़ाती है। ये लक्ष्मी, ये इसका विपरीत स्वभाव है, जादू की तरह विपरीत स्वभाव है। अरे उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है। भाई पैसा आता है तो उन्नति हो जाती है, पैसा आता है तो क्या होता है भाई, पैसा आता है तो जब झोपड़ी वाले का मकान बन जाता है, पैसा आता है तो फटे कपड़े वाले ऊंचे कपड़े पहनने लगते हैं, पैसा आता है तो 4 पहिए की जगह 8 पहिया हो जाती है, 8 पहिया नहीं, ट्रक नहीं हो जाता, 2 पहिए की जगह 4 पहिया हो जाती है। पैसा आता है तो उन्नति हो जाती है, सही बात है। लेकिन उन्नति होकर भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है कि इसको ठग लूं, उसको ठग लूं, इसको नोच लूं, इससे पैसा चुरा लूं, इससे रिश्वत ले लूं। इस प्रकार के भाव कौन उत्पन्न करती है? तृष्णा। तृष्णा किसकी? तृष्णा लक्ष्मी की। लक्ष्मी ने ही तो ये स्वभाव कर दी। क्या भाई जो अधिकारी बनते हैं उन अधिकारियों की मनसा कैसी होती है? प्रारंभ में इस प्रकार की नहीं होती होगी, जिस प्रकार से वे काम करते हैं निश्चित तौर पर नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नीच स्वभाव उनके स्वभाव में बढ़ता जाता है। आशा करता हूं कि मेरा ये व्याख्यान आपको पसंद आ रहा होगा। अरे ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम आत्नोति, प्रभुता को धारण करती हुई भी अशिव स्वभाव, या अशिव मतलब शिव मतलब मंगल, अशिव मतलब अमंगल का विस्तार करती ही है। ऊपर बात कही वही इसमें हो जाएगा। अरे बालोपचयम हरन्त्यपि लगिमानम अपादयति, बल समूह को लाती हुई भी लघुता को प्राप्त कराती है, अर्थात लाती है। अरे अमृत सहोदरापि, यह आ गई लाइन, कटु विपाका, अमृत की सगी बहन होकर भी कड़वे फल वाली है। और विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, विग्रह वाली होकर भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, ना प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। मतलब इसका विग्रह है भाई, धन का विग्रह नहीं है क्या? सोना चांदी जवाहरात क्या है? धन ही तो है। इसका विग्रह है कि नहीं? निश्चित तौर पर इसका विग्रह है, लेकिन विग्रह होकर भी प्रत्यक्ष ना दिखाई देने वाली है ये। अब देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। और रेणुम अयीव सक्षम अपि कलुषी करोती, अरे पुरुषोत्तम में आसक्त होती है भगवान शिव, भगवान विष्णु में आसक्त हुई थी ये। जब स्वयंवर हुआ था तो इन्होंने अपनी वरमाला विष्णु जी के गले में डाली थी, और पुरुषोत्तम तो भगवान विष्णु ही है ना भाई। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान विष्णु, जिनके गले में माला माता जी ने वरमाला डाली स्वयंवर के समय, जब लक्ष्मी स्वयंवर हुआ। आपने वो कथा बड़ी भली प्रकार से सुनी होगी, जिसमें नारद जी को हरि का रूप दे दिया गया था, हरि अर्थात बंदर का रूप दे दिया गया था। हरि मतलब विष्णु के रूप के अतिरिक्त उन्हें बंदर का रूप दे दिया गया था। ये कथा क्या आपने नहीं सुनी? अगर आपने नहीं सुनी है तो आप काहे के सनातनी, काहे को संस्कृत पढ़ रहे हो? निश्चित तौर पर सुनो भाई ऐसी कथाएं। अब देखो पुरुषोत्तम में आसक्त तो होती है, लेकिन दुष्ट जनों से प्रेम करने वाली है। भाई जो ज्यादा दुष्ट होता है, जो मार काट करता है, जो दबंग प्रकृति का होता है, जिसकी मुझ में ताव होता है, जिसके अंदर बल होता है, उसके पास क्या लक्ष्मी नहीं होती? अरे आजकल के नेताओं को देख लो, जितने बड़े ये धुरंधर बनते हैं, निश्चित तौर पर धन लेकर बैठे हुए हैं। तो धन लेकर बैठे हुए हैं मतलब लक्ष्मी लेकर बैठे हुए हैं। व्यंग को समझिएगा, व्यंग को समझिएगा। इन प्रश्नों, कितने प्रश्न हो गए भैया। हमने क्या बात की? हमने बात की, देखो आप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 1 2 3 4, अरे 1 2 लो 3 4, कितने प्रश्न हो गए रे? राम राम राम। ये प्रक्रिया है भाई पढ़ने की, ये है तरीका पढ़ने का।
इस प्रकार से हमें जानना चाहिए, इस प्रकार से हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के पश्चात हम देखते हैं 16 17 18 19 प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली। एक प्रश्न हमें पढ़ना था, हमने 19 प्रश्न पढ़ लिए। तो क्या ये गलत हुआ मेरे मित्रों? क्या ये गलत हुआ? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या? माताओं बहनों के फोटो सार्वजनिक करने चाहिए क्या? अब मुझे उस ये ट्वीट उस प्रकार की लग रही थी तो मैंने ज्ञानेश जी का जिक्र कर दिया, उस बात से आप अन्यथा मत लीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि हम जो है मेरे ख्याल से हम शायद दो प्रश्न कर पाएंगे और उसके पश्चात मुझे फिर एक रिकॉर्डेड एक लाइव सेशन के लिए जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 जो भर्ती आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जो है अटक क्यों रहा हूं मैं, जारी हो चुका है, उससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको देना चाह रहा हूं कि मैं उसके लिए कोर्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम एमपीपीएससी का सारा सिलेबस जो है कवर करवा रहे हैं, उसमें संस्कृत को लेकर। और यदि आप इच्छुक हैं तो उसके साथ जुड़ सकते हैं। 2,999 रुपए उसकी फीस है। और इस प्रकार की कक्षाएं आपको यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर और मेहरा क्लासेस पर मिलती रहेंगी, जहां मैं ये करवा रहा हूं। आप सीधे मुझसे भी जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है अपना निजी, मैं उसमें आपको जोड़ लूंगा। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर दें अपना नंबर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी मैं यूजीसी नेट जेआरएफ हूं, आपको बता रहा हूं भाई, बताना जरूरी है। और एमपीपीएससी एपी जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने इंटरव्यू दिया है और मैं वर्तमान में वेटिंग लिस्ट में हूं। और ये मेरा वास्तविकता है, ठीक है। और एमपीपीएससी एपी 2026 के लिए हम बहुत तीव्र गति से तैयारी कर रहे हैं। मैं तो चयन लूंगा ही निश्चित तौर पर, मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है। और आप भी यदि इच्छुक हैं तो मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बैच का नाम योगी है और हमारी सफलता जो है निश्चित तौर पर होगी। बैच का नाम है योगी और निश्चित तौर पर सफलता होगी। प्रयास तो करेंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इस विषय में। मैंने आपका नंबर लिख दिया आपके लिए। अब मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, इस कक्षा को यहीं पर थोड़ा विराम देते हैं और आगे की जो कक्षा है वह आपको मिलेगी, कल मिलेगी। और उसमें उसका कक्षा को थोड़ा लंबा हम लेंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे ताकि इस प्रकार की चर्चा हो पाए। तो आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने मुझे समय दिया, इतना स्नेह दिया, अंत तक इस कक्षा को देखा, उसके लिए सादर आपका अभिनंदन है। नमो नमः, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।